हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम गुरुजी 4.0 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ही लेसन नंबर 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। तो फोर्थ लेसन में भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने स्टडी की थी और लेसन नंबर 5 भी मैग्नेटिज्म पे ही है। ये थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है और फोर्थ लेसन में हमारे डेरिवेशन पार्ट ज़्यादा था। ठीक है, तो बहुत एक छोटा लेसन है, बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा और आप इसको पढ़ें बेटा। बहुत इजी लेसन है ये। ऐसे कुछ ऐसे लेसन है बच्चों जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे के अगर सुन भी लेते हैं ना तो ये लेसन बड़ी बड़ी जल्दी याद होते हैं। ठीक है, और इससे एक कनेक्टिविटी भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, अगर एक कनेक्टिविटी भी, एक कंपेयर चार्ट आपको बताएंगे जिससे आपको एक साइड अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले आप स्टडी कर रहे हैं और इसके पैरेलल आप मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले आप बनाना चाहें तो एक कंपेयर चार्ट से आप फॉर्मूले बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन 5। ठीक है, अपने लेसन का नाम क्या है बेटो? लेसन अपना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इस लेसन में एक कंपेयर चार्ट, जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि लेसन स्टार्ट करने से पहले हम एक कंपेयर चार्ट बनाना चाहते हैं। उस कंपेयर चार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंपेयर करेंगे बच्चों मैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को किससे कंपेयर करेंगे बच्चों? मैग्नेटिज्म से। क्योंकि हमारे फिजिक्स में जो फर्स्ट ब्रांच है या फर्स्ट यूनिट है सिलेबस की वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आपका लेसन फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है और लेसन नंबर सेकंड जिसमें आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वगैरह स्टडी किया था। तो ये सब चीज़ें आपकी लेसन फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ही लेसन किसके पार्ट है बेटा? ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है। सिमिलरली अगर मैग्नेटिज्म वाली ब्रांच में आते हैं तो मैग्नेटिज्म वाली ब्रांच में लेसन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो 4 और 5 ये आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये हमारी जो यूनिट है ये हमारी मैग्नेटिज्म वाली यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंपैरिजन चार्ट बनाना चाहते हैं जिससे हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूलों को कंपेयर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलों से। ठीक है, और आप खुद देखना बेटा, जैसे जैसे हम फॉर्मूले बनाएंगे या फॉर्मूला फॉर्मेशन है तो उसमें आपको रियल में ये फीलिंग आने वाली है कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले बना लेते हैं तो कंपेयर करके मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं, लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो देखिए बेटा, लेसन की स्टार्टिंग में हालांकि बेसिक अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह से स्टार्ट करता है लेसन, किंतु मैं आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो इस लेसन को समझने में, याद करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक साइड में लिख लेता हूं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और एक साइड हम लिख लेते हैं बच्चों मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखिए बेटा,
सबसे पहले बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की करते हैं। और इसमें स्टडी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो काम बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज करता है, जो काम इसमें कौन करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज करता है। ठीक है। वो काम इसमें कौन करता है बेटा? इसमें करता है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ। इसी लेसन में आप ये सब देखेंगे पोल स्ट्रेंथ क्या है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं आपको। बेटा जो मैग्नेट होता है ना, जो मैग्नेट है, जैसे मैंने बार मैग्नेट ले लिया। अब आप जानते हैं बेटा एक साउथ होता है और एक क्या होता है? नॉर्थ होता है। दो पोल होते हैं अपने मैग्नेट में। ठीक है। तो और इन दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है बेटा, दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उस इफेक्टिव लेंथ को बेटा एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपके दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है उसको क्या लिखा जाता है बेटा? इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं इसको। और इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है स्मॉल m इंटू एल। ठीक है। तो ये स्मॉल m क्या है? इसकी पोल स्ट्रेंथ है। स्मॉल m हमारी क्या है बेटा? हमारे मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। और स्मॉल m को आप लिख सकते हैं कैपिटल M अपॉन एल। यानी कि पोल स्ट्रेंथ को आप ये कह सकते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है यूनिट लेंथ का। ये क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक है। इसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक मोमेंट की। देन लेंथ से डिवाइड कर देंगे, देन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? एम्पियर मीटर। ठीक है। तो ये पोल स्ट्रेंथ है। आपको फिलहाल केवल ये ध्यान रखना है कि जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज करता है, जहां पे भी चार्ज आप लिखते हैं फॉर्मूले में, तो वहां मैग्नेट के लिए वहां चार्ज की जगह कौन ले लेता है? पोल स्ट्रेंथ ले लेती है। ये क्या होता है? मैग्नेट की यूनिट लेंथ का मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा। ठीक है। तो ये लेसन में स्टडी भी करेंगे एक बार। तो हमें बहुत शॉर्ट में ये कंपैरिजन चार्ट में ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां पर जो चीज़, जो फिजिकल क्वांटिटी हम पुट करते हैं, उसकी जगह अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम बात करें या मैग्नेटिज्म में बात करें, तो मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कौन सी वैल्यू किससे रिप्लेस होती है, इस चार्ट का बेसिक पर्पज ये है। ठीक है। तो देखते जाइए। ये हमारा सेकंड नंबर का था। इसी में अगर बात की जाए कि पॉजिटिव चार्ज जो लिया जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो लिया जाता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बताते हैं, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज को आप रिप्लेस कर सकते हैं इसमें नॉर्थ पोल से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा? नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट से। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है, यहाँ नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है। नंबर 4, नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा? उसको रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों साउथ पोल से। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? साउथ पोल से। रीजन क्या है? नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाते हैं बच्चों? इनवर्ड दिखाते हैं। देन साउथ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या आती है? इनवर्ड्स आती हैं। ठीक है। तो आप माइनस क्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आप साउथ पोल से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको इसमें कांस्टेंट लेना है, आपको
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कांस्टेंट लेना है, देन इन एयर और वैक्यूम देन कांस्टेंट आप क्या लेते हैं बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कांस्टेंट लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या आती है बेटा 9 × 10⁻⁹ और सिमिलरली अगर मैग्नेटिज्म में हमको कांस्टेंट लेना है, देन इस कांस्टेंट को आप लिखते हैं बेटा μ0/4 पाई, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 10⁻⁻⁷। तो देखिएगा, सबसे पहले जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां मैग्नेटिज्म में स्टडी होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। जो काम यहाँ पर चार्ज करता है, यहाँ पे मैग्नेट में उसका काम कौन करता है बेटा, पोल स्ट्रेंथ करती है। जो काम पॉजिटिव चार्ज करेगा वो नॉर्थ पोल करेगा, जो नेगेटिव चार्ज करेगा वो साउथ पोल करेगा। जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, तो मैग्नेटिज्म में कांस्टेंट होता है μ0/4 पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 10⁻⁻⁷। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए बेटा, लास्ट पॉइंट अपना क्या था बच्चों, लास्ट पॉइंट था अपना 5 नंबर, तो 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, 6 नंबर में जैसे अभी एप्सिलॉन नॉट आपने देखा, तो इसमें इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम आता है। इसमें क्या आता है बेटा, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम आता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और यहां पर यही चीज अगर मैग्नेटिज्म में लिखनी हो, यही चीज हमें किस में लिखनी है बेटा, मैग्नेटिज्म में लिखनी है, देन यहां पर इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी है, यहां पर मैग्नेटिक परमेबिलिटी आएगी। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, μ0 से, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू आपके सामने है, वैसे ही बेटा मैग्नेटिक परमेबिलिटी को μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है बेटा 4 पाई × 10⁻⁻⁷। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज स्मॉल q। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Q × E। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, F = QE से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही अगर आपको मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ पे जो फोर्स यूज करना है, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पोल ऑफ मैग्नेट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ऑन एनी चार्ज, और ये मैग्नेटिक फोर्स है किसी मैग्नेटिक पोल पर, नॉर्थ या साउथ पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M × B। यदि आप कहते हैं कि किसी चार्ज से r डिस्टेंस पे कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, क्या लिखना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं बेटा, KQ/R² यूज करते हैं कि नहीं।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, KQ/R² यूज करते हैं। देन इसी तरीके से अगर कोई मैग्नेट है, अगर क्या है बेटा, कोई मैग्नेट है, इफेक्टिव लेंथ तो L है, किंतु इस मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है, स्मॉल m है। कोई भी मैग्नेट हो बेटा, पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं और दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इससे अगर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, और डिस्टेंस कहां से काउंट करते हैं, मिड पॉइंट से। कहां से काउंट करते हैं बेटा, मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस इसकी क्या है बच्चों, r है। मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की क्या है बच्चों, r है। तो r डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे डिमांड करता है, देन आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जैसे एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लिखा, KQ/R²। तो एक मैग्नेटिक पोल की वजह से r डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देन फॉर्मूला आपका K की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की जगह μ0/4π आ जाएगा बच्चों। चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस का स्क्वायर है, तो यहां भी डिस्टेंस का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, ठीक है। 9, अगर मान लीजिए इसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी कर रहे हैं, इसमें आप क्या स्टडी कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टडी कर रहे हैं। तो सेम इसमें भी आप क्या स्टडी करेंगे, इसमें आप स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और इसमें एक जो मेन डिफरेंस है, सिमिलरिटी तो बहुत है बच्चों, और लेसन नंबर 5 में अपना ये सिलेबस का पार्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम स्टडी करते हैं। तो इसमें नोट लगा के मैं एक बात यहां बताना चाहूंगा बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो डिफरेंस है दोनों में, तो वो ध्यान रखना लूप वाला है। जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है बेटा, रिलेटेड टू लूप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो लूप नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बनाती हैं। तो इसके साथ ये चीज मैंने इसलिए नोटिस में डाली आपके, क्योंकि आप जब स्टडी करते हैं तो आपको लगेगा कि सब चीजें कंपेयर कर की जा सकती हैं, किंतु कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि सॉरी, ऐसी चीजें नहीं है बेटा कि आप सभी चीजों को कंपेयर करते जाएं। तो कुछ माइनर डिफरेंस हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। एक जो मेन जो डिफरेंस है वो रिलेटेड टू लूप है, ठीक है। तो रिलेटेड टू लूप है, ये मेन डिफरेंस है। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जैसा इसमें लिख रहे हैं सिमिलर आपने सेम ही उतार दिया, तो एक लूप वाला डिफरेंस है, बाकी मैक्सिमम पार्ट सिमिलर ही मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मेन डिफरेंस है बच्चों। कई बार पूछ भी लेता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो आपको ये लूप वाली बात बतानी होती है उसमें, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इसमें जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें आपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी कर रहे हैं आप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करेंगे, देन फॉर्मूला आप क्या यूज करते हैं बेटा, आप यूज करते हैं E.ds या EDS cos थीटा, यूज करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और यहां पर अगर मैग्नेटिज्म में बात करें, देन हमें क्या स्टडी करना होगा,
हमें मैग्नेटिक फ्लक्स स्टडी करना होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स को सिमिलर फॉर्मूला आप बनाएंगे, फाई ई की जगह फाई बी, ई डॉट डी एस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, बी डॉट डी एस, और बी डॉट डी एस को आप लिख सकते हैं बी डी एस कॉस थीटा। ठीक है, यूनिट वगैरह की बात करें तो वो तो पर्टिकुलर लेसन में स्टडी करेंगे, सब आ जाएगा। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इसका यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट मीटर होता है, इसका यूनिट होता है अपना वेबर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये आपके लेसन 6 में आएगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें अलग अलग लेसन में आप मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अलग अलग लेसन में आप फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, किंतु कंपेयर चार्ट तो एक जगह हम क्या कर रहे हैं, इन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। कंपेयर चार्ट में आपको एक कंपेयर करते हुए ये फॉर्मूले याद करने कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चीज़ हम लिखते हैं, तो अगर यही चीज़ अगर मैग्नेटिक फील्ड के बिहाफ अगर बात की जाए तो मैग्नेटिज्म में वो चीज़ किससे रिप्लेस होगी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्लेस होगा मैग्नेटिक फोर्स से, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से रिप्लेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टडी की जाएंगी। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी होता है तो मैग्नेटिज्म में वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स स्टडी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमारा नंबर है बच्चों 10, नंबर 11। तो देखिए बच्चों 11 नंबर पे, जैसे मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल में आप जानते हैं भाई एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, 2a है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। और जैसे इसमें बेटा एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन होती है ना, जो इसका एक्सिस होता है हमारा डायपोल का, तो डायपोल के एक्सिस को आप क्या कहते हैं बच्चों, डायपोल के एक्सिस को आप क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। ठीक है, और इसके मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है उसको आप इसका इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं कि नहीं, इक्वेटोरियल लाइन बोल दीजिए या इक्वेटर बोल दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं ना बेटा, वैसे ही सेम आपको क्या पढ़ना चाहिए उसमें, मैग्नेटिक डायपोल। क्या पढ़ना चाहिए बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल पढ़ना चाहिए। तो मैग्नेटिक डायपोल किसे कह सकते हैं, मैग्नेट तो देखो होता ही डायपोल में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फिर भी आप सिंगल, यहां पर पोल किसे कह रहे हैं, आप चार्ज को पोल कह रहे हैं, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो यहां तो सिंगल चार्ज का भी एग्जिस्टेंस है, नेचर में सिंगल पॉजिटिव चार्ज का भी एग्जिस्टेंस है, सिंगल नेगेटिव चार्ज का भी एग्जिस्टेंस है। बट हम बात करें मैग्नेट की बारे में, तो मैग्नेट में बेटा हमेशा दो पोल ही एग्जिस्ट करते हैं, कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप किसी मैग्नेट को कट कर दें, उसके 1000 भाग भी कर देंगे, तब भी उस प्रत्येक भाग में क्या होगा बेटा, नॉर्थ साउथ दोनों पोल ही एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, तो डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल मतलब जहां भी मैग्नेट आपने ले लिया ना, वहां मैग्नेटिक डायपोल है। किस फॉर्म में है, नॉर्थ साउथ की फॉर्म में है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैं क्या शो कर सकता हूं बेटा, एक मैग्नेट दिखा सकता हूं मैं। तो मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया, यहाँ साउथ है, यहाँ पर मेरा नॉर्थ है। जैसे उसमें डिस्टेंस बेटा आप 2a दिखाते हैं, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ आप क्या दिखाते हैं, l दिखाते हैं। ठीक है, और सेम उसी की तरह बेटा एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन दिखाना चाहते हैं, तो इसकी जो एक्सिस है मैग्नेट की, तो मैग्नेट की जो एक्सिस है, दोनों पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है, तो वो उसकी एक्सियल लाइन है बच्चों। और इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन जो है वो इसका इक्वेटर है। ठीक है सॉरी, ये इसका इक्वेटर है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल है, वहां पर क्या है बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल है। नंबर 12। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2aq
है कि नहीं? 2a/q का मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहां पर अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो इसको आप m से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2a थी, यहाँ पे l आ जाएगा बेटा। जो चार्ज करेगा काम, चार्ज को किससे रिप्लेस करते हैं? पोल स्ट्रेंथ से। चार्ज को किससे रिप्लेस करते हैं बेटा? पोल स्ट्रेंथ से। तो इसका फॉर्मूला होता है m×l या l×m। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है किसका? बार मैग्नेट का, ठीक है। करंट कैरिंग कोइल के लिए इसको I×A, करंट इंटू एरिया भी पढ़ा जाता है, ध्यान रखें। इसका यूनिट होता है बेटा एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि करंट कैरिंग लूप के लिए क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका फॉर्मूला हमने तो ये पढ़ा है। तो ध्यान रखें बेटा, करंट कैरिंग लूप भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। तो करंट कैरिंग लूप के लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या पढ़ते हैं आप? करंट इंटू एरिया। इसीलिए तो मैंने लिखा एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, देन आप इसको करंट इंटू एरिया की बजाय क्या लिखेंगे? स्मॉल m×l, यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। उसका यूनिट आपको मैंने बताया एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका होता है बेटा कूलाम मीटर, या मीटर कूलाम भी लिख सकते हैं। आगे बेटा, इसमें आपका एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लिखना है। देन एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों 2kp/r³। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों? 2kp/r³, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक्सिस पे? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। तो आप कंपेयर करके बना सकते हैं ना फॉर्मूला। तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp/r³ है, देन आप बता सकते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर क्या होगा। तो कंपेयर करके बनाओ। चलो देखो, 2 की जगह 2 आएगा बेटा, कांस्टेंट k की जगह क्या आएगा बेटा? इसका कांस्टेंट है μ0/4π, ठीक है। p अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, p किससे रिप्लेस होना चाहता है? मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस होना चाहता है। तो यहाँ पे इसकी जगह m आ जाएगा। डिस्टेंस की पावर 3 है, देन डिस्टेंस की पावर यहाँ भी 3 आ जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है बेटा? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है। नंबर 14, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर। इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है अपने को, ठीक है। तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा kp/r³। इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? kp/r³। देन आप बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो आप लिखना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर पर क्या होगा? तो देखिए, जैसे kp/r³ है, देन आप क्या लिख सकते हैं? k की जगह कांस्टेंट क्या आएगा बच्चों? μ0/4π। p की जगह आ जाएगा बेटा m/r³ की जगह r³ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सेम है बेटा, आपको खाली कंपेयर करना आना चाहिए, और आपको एक साइड के फॉर्मूले याद करने हैं, और आपको बिल्कुल बेटा बहुत आसानी से आपको मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले याद हो जाने हैं। तो कितना फायदा है देखो, हम इधर के 20 फॉर्मूले लिखेंगे, उधर के 20 हम कंपैरिजन से याद कर रहे हैं, तो हमारे याद करने की कैपेसिटी भी तो बढ़ती है ना। 15 नंबर, कई बार क्वेश्चन आता है कि दोनों एक्सिस और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताइए। तो रेशो मान लीजिए हमको एक्सिस पे और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको रेशो पूछ लिया। देन आप देख पा रहे होंगे बेटा इसका वैल्यू है 2kp/r³,
और इसका वैल्यू क्या है बच्चों, KP अपॉन आर क्यूब। देन अपनी वैल्यू क्या आएगी, अपनी वैल्यू आएगी 2:1, आएगी कि नहीं। तो एक्सिस और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो क्या बेटा, 2:1 है। सिमिलरली अगर यहां पर हमसे रेशो की डिमांड करता है एक्सिस एंड इक्वेटर, तो दोनों पर बेटा वही बात, हमारा सेम इसका रेशो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल अपनी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की या प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि हम पहले डेरिवेशन करेंगे उसके बाद आंसर को कंफर्म करेंगे। आप डायरेक्ट याद कर रख सकते हैं। हालांकि देखो ये सब आपने जो निकाले हैं ये सब डेरिवेशन से प्रूव किए हुए हैं आपने, सेम ऐसे ही इनकी भी अलग डेरिवेशन है। ठीक है, वो बात हो रही है कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, किंतु अब जब हम कंपेयर चार्ट ही बना रहे हैं तो काफ़ी ऐसे फॉर्मूले आपके सामने आएंगे जो आपके सिलेबस में आपने नहीं देखे। जैसे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, पहले तो इनकी अपने सिलेबस में पूरी डेरिवेशन थी। ठीक है, अब तो हमको केवल फॉर्मूले से काम चलाना होता है, तो फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना भी एक बड़ा टास्क है। ठीक है, कई बार हमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर डायरेक्ट याद कैसे रखें, भूल गए तो। अब भूल गए तो भाई सारा सिस्टम मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का सारा फॉर्मूलों पे टिका हुआ है। ठीक है, भूल जाएंगे तो न्यूमेरिकल में हमारा हाथ तंग हो जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है कंपेयर चार्ट में, मानता हूँ। जैसे 11th में बच्चों को एक लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन का हम कंपेयर चार्ट बनवाते हैं तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि सर इधर के फॉर्मूले याद करते हैं ना तो दूसरे साइड के तो वैसे ही याद हो जाते हैं। सेम वही कंसेप्ट इसका है बेटा। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद करके मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले बना सकते हैं, मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले याद करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले बना सकते हैं। और आगे बढ़ाते हैं अपने चार्ट को। अपने हो गए हैं भाई 15। देखो बच्चों नंबर 16 पे आते हैं। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं देन आपका टॉर्क कितना आता है बेटा, आपका टॉर्क आता है पी साइन थीटा। हमारा टॉर्क क्या आता है बेटा, पीई साइन थीटा आता है। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें देन हम क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर यहीं पे डेरिवेशन अपनी आ जाती है टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल की जगह क्या लिख के दे सकता है, बार मैग्नेट भी तो दे सकता है। हर मैग्नेट क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल ही होता है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए आपने टो इक्वल टू पी साइन थीटा लिखना है तो टॉर्क का सिंबल तो अपना टो ही रहना है। पी साइन थीटा है तो पी को आप लिख सकते हैं बेटा एम मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो एम बी साइन थीटा। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, एम क्रॉस बी। ये अपना क्या है, टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल है। इसमें कुछ चीजें मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा। इसमें आपने याद हो बेटा 3 केस स्टडी किए थे। इसमें आपने क्या किए थे, 3 केस स्टडी किए थे। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब जब P और E सेम डायरेक्शन में है, when P and E are in the same direction, when P and E are perpendicular, when P and E are in opposite direction। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका टोर्क क्या आया था बेटा, थीटा 0 डिग्री रहेगा, देन हमारा टोर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 90 पे आपका टोर्क क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। और 180 पे भी आपका टोर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है बच्चों। तो ध्यान रखें, थीटा 0 पे आपने लिखा था स्टेबल स्टेट या परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट। थीटा 0 पे आपने क्या लिखा था बेटा, परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट लिखा था कि नहीं, या स्टेबल स्टेट भी कह सकते हैं। 90 पे आपने मैक्सिमम टॉर्क की बात की थी, और थीटा 180 पे आपने लिखा था टेम्परेरी इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आज जो आप चार्ट स्टडी कर रहे हैं उससे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी आपके सॉल्व हों, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल, तो आप कह सकते हैं भाई थीटा 0 होता है या पी और ई सेम डायरेक्शन में होते हैं, देन हमारा ये डाइपोल का क्या होता है, परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट रहता है। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है, देन ये कब होगा बेटा, जब पी और ई क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और आपको बोले टेम्परेरी इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, देन आप क्या कह सकते हैं, व्हेन पी एंड ई आर इन द अपोजिट डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड टेम्परेरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो सेम आप इसमें भी वही कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। कंपेयर चार्ट का फायदा ये है कि हम एक साइड की वैल्यू से दूसरी साइड की वैल्यू को आसानी से याद रख सकते हैं। तो थीटा 0, इसमें पीई सेम डायरेक्शन में, इसमें एम बी का डायरेक्शन सेम होगा बेटा, ठीक है। और ये सेम अपना क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू अपनी 0 आ जानी है, और ये हमारा परमानेंट इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। थीटा 90 पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू क्या होती है बताओ, एम बी, ठीक है। और थीटा 180 पर क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा 180 पर आपका टॉर्क का वैल्यू तो 0 रहेगा, किंतु इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, टेम्परेरी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। तो सेम ही है, पी की डायरेक्शन में यहां पर बताना चाहूंगा। पी की डायरेक्शन इसमें तो क्या होती है बेटा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ पी क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। और यहां पे अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो आप कंपेयर चार्ट से ही बताएं। चलो, मैंने कहा कि पी की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो माइनस क्यू को आप किससे बताते हैं बेटा, साउथ पोल से बताते हैं कि नहीं, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये भी इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। इसी में नंबर 17, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप जानते हैं बेटा इसका फॉर्मूला आपने लिखा था माइनस पी ई कॉस थीटा, और u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ठीक है। सेम इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, माइनस पी कॉस थीटा, लेसन नंबर 2 में स्टडी किया था हमने, ठीक है।
तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन इसको कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस की जगह माइनस है, पी कॉस थीटा की जगह एम बी कॉस थीटा, और इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं बेटा माइनस पी डॉट ई। ठीक है, आप जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या होता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे 3 केस आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके 3 केस आपको याद है, थीटा 0, 90, 180 का क्या सीन है। देखिए बेटा, यहाँ पर थीटा 0 पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है बताओ, थीटा 0 पर आती है माइनस पीई, और आपको ध्यान रहना चाहिए बेटा, ये आपका क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन है। थीटा 90 अगर लेते हैं देन आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है 0, और थीटा अगर 180 डिग्री लेते हैं बेटा देन आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है मैक्सिमम, और वो पॉजिटिव होने की वजह से। ठीक है, तो सेम हम यहां पर भी 3 केस अगर ऐड करना चाहें, थीटा 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री एंड थीटा 180 डिग्री, तो थीटा 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी बच्चों, मिनिमम आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल का वैल्यू क्या होता है, माइनस एम बी होता है। थीटा 90 डिग्री पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी, और आपका 180 डिग्री पर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू हमारी हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो कहाँ तक आ गए, नंबर 17 तक आ चुके हैं। कहाँ तक आ चुके हैं बच्चों, 17 तक। ठीक है, इसको बिल्कुल अपन इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला हमसे छूटे नहीं, मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना बेटा, उतना ही आपको फॉर्मूले में उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और एक में देख लो अपन 3 3 पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सॉल्व हो रहे हैं इससे। तो 18 नंबर पे आपने कुलाम्स लॉ पढ़ा बेटा, किस में आपने पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलाम्स लॉ। ठीक है, तो इसमें आपने क्या पढ़ा, कुलाम्स लॉ आपने पढ़ा कि जो ये फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में। तो दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है बेटा, वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसमें आप जो कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह से आप क्या करते हैं बेटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, और यहाँ जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁻⁹। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे दो चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं बेटा, कोई दो मैग्नेटिक, दो मैग्नेट ले लिए मान लो आपने। ठीक है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, और दूसरा जो मैग्नेट है इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m2 है। मैंने कहा ना, कोई भी मैग्नेट होता है उसके दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ सेम ही होती है। अब इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस r है, इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, r। तो आप ये कहेंगे जैसे दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ऐसे दो मैग्नेटिक पोल भी तो फोर्स अप्लाई करेंगे ना बच्चों। ठीक है, वहां पर वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को गलती से एल मत ले लेना, ये डिस्टेंस क्या है, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस है। तो आप बताइए किसको किससे रिप्लेस करें, तो दो पोल्स के बीच में फोर्स जो आप निकालेंगे, इसमें जो कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, force between two poles
तो जैसे चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे कांस्टेंट आप के लेते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या ले सकते हैं बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ले सकते हैं, आगे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रहे कांस्टेंट जो है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आफ्टर सॉल्विंग इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁷ तो जैसे कुलाम्स लॉ आप अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिमिलरली आप कुलाम्स लॉ को किस में अप्लाई कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है बेटा इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और सिमिलरली आप ये कहें कि सर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, 1/2 की जगह तो आप 1/2 ले सकते हैं, ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना बेटा, जैसे कांस्टेंट देखिए आपने कांस्टेंट में देखिए बेटा, इसमें 1/4 पाई है, इसके कांस्टेंट में देखिए 1/4 पाई इसमें भी है। इसमें एप्सिलॉन नॉट किधर है बच्चों, नीचे है, और इसमें म्यू नॉट किधर है, ऊपर है कि नहीं। तो ध्यान रखना इसके फॉर्मूले में हमेशा कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले आप देखेंगे ना, तो बेटा इसमें ध्यान रखना कि जहां एप्सिलॉन नॉट नीचे आता है वहां म्यू नॉट ऊपर आता है, और जहां एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा किसी फॉर्मूले में, तो मैग्नेटिज्म वाले फॉर्मूले में म्यू नॉट नीचे आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का हिसाब क्या रहता है, ये ऊपर नीचे चलता है। तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, तो यहां पर बताओ म्यू नॉट किधर होना चाहिए, म्यू नॉट होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो ये आपका क्या है बच्चों, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ये क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, और ये आपके लेसन नंबर 8 में आप इसको स्टडी करेंगे। आपके लेसन 8 में जो लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपना लेसन का नाम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो उसमें ये फॉर्मूले आप देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि अलग अलग लेसन में ये चीज़ें आती हैं, एक अलग अलग लेसन में आती हैं, किंतु जब हम कंपेयर चार्ट ही बनाने लगे तो हमको तो एक जगह उसको कंबाइंड करके एक जगह इकट्ठा करना है, ठीक है। तो हमने सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया है। हालांकि ये कोई आप जब स्टडी करते हैं तो कुछ चीज़ें आपके सिलेबस से हट भी चुकी हैं, फिर भी हमें जब फॉर्मूले पढ़ने हैं, क्योंकि जब फ्यूचर में आप बेटा कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन एग्जाम्स में तो बेटा सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। हाँ, जाते जाते बेटा इसमें लास्ट 20 नंबर में एक ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने कहा ना कि कंपेयर चार्ट जब हम पढ़ते हैं तो कंपेयर चार्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें क्या हैं, सिमिलर ही आती हैं, बट एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि उसको सिमिलर नहीं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है एक आधे पॉइंट में, है ना। जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मेन डिफरेंस मैंने लूप वाला बताया आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, लूप नहीं बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, लूप बनाती है। तो एक और मैं ऐसी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और इस पॉइंट के साथ अपन इस चार्ट का डी एंड करेंगे। और बहुत ज़्यादा ये फॉर्मूले देखो, इस साइड के 20 फॉर्मूले याद करने हैं, उधर के 20 याद हो जाएंगे, तो टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, 40 फॉर्मूले एक क्लास में याद होना छोटी बात है क्या, बताओ। 40 फार्मूले क्लास में अगर अब मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपको याद हो जाए, तो उसका कितना बेनिफिट है। देखो हम कितने न्यूमेरिकल कर सकते हैं, कितने न्यूमेरिकल में हमारी कमांड हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद है, मैग्नेटिज्म के बना देंगे। तो देखिए बेटा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको इंतजार करवा रहा था इस पॉइंट का, गॉस लॉ। किसका बेटा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
फॉर ए क्लोज्ड सरफेस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा, पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसको आप क्या किससे फाइंड करते हैं? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से फाइंड करते हैं, राइट? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो गॉस लॉ है वो ओनली क्लोज्ड सरफेस पर वैलिड है। वो किस पे वैलिड है बच्चों? क्लोज्ड सरफेस पे वैलिड है। और इसमें क्लोज्ड सरफेस से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका वैल्यू होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? और अब बात करते हैं कि सर इसमें डिफरेंस क्या है, इसको आप कंपेयर करके बनाएं तो क्या बनेगा? कंपेयर करके बनाएं तो अलग बनेगा, किंतु रियलिटी वाला बताता हूं, फिर आपको बताता हूं कि अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता है, एक बार तो क्वेश्चन ये पूछा था एग्जाम में कि अगर सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस होता तो आपका गॉस लॉ किस फॉर्म में लिखा जाता, ठीक है? तो पहले तो हम बता देते हैं कि रियल में हमारा गॉस लॉ जो मैग्नेटिज्म में है वो क्या होता है। तो बेटा पहला डिफरेंस तो ये है कि ये केवल क्लोज्ड सरफेस पे वैलिड है और ये हमारा ओपन एंड क्लोज दोनों पर वैलिड है, ठीक है? फॉर ओपन और क्लोज्ड सरफेस, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा, ठीक है, बी डॉट डी एस, ये ओपन के लिए भी हो सकता है बेटा, क्लोज के लिए भी तो इंटीग्रेशन में आप क्लोज साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेटा जीरो। ओपन और क्लोज दोनों सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? जीरो। इसका रीजन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है? लूप बनाती है। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना नेगेटिव फ्लक्स भी होता है, जितनी फील्ड लाइन बाहर जाती है उतनी फील्ड लाइन अंदर भी आती है। तो ये चीज मैं मानता हूं कि ये चीज आपको बहुत हिसाब से याद करनी चाहिए। जो लास्ट नंबर है वो डिफरेंट है बेटा, उसको आप कंपेयर करके नहीं बना सकते। हाँ, इसके साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कंपेयर करके बनाते तो वो चीज भी चूंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है तो मैं बता देता हूं। इफ existence of single pole is possible, then अगर सिंगल पोल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता तो हमारा फॉर्मूला कैसे लिखा जाता? देन मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, ठीक है, जिसको मैं बी डॉट डी एस भी लिख सकता हूं, तो उसमें देखो फिर फुली कंपेयर करके बनाओ। सिग्मा क्यू की जगह आप लिख सकते हैं सिग्मा एम, ठीक है? और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? म्यू नॉट आएगा, किंतु ये एप्सिलॉन नॉट नीचे है तो म्यू नॉट किधर आएगा? ऊपर आएगा। तो अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता ना बच्चों, तो सिंगल पोल एग्जिस्ट करता तो ये आता है, किंतु रियलिटी में फिलहाल ये है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं? लूप बनाती हैं। इसका रीजन क्या है बच्चों? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो लूप बनाती हैं, जिस वजह से क्या पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्स हमारा इक्वल होता है, नेट फ्लक्स हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है? तो ये हमारा एक कंपेयर चार्ट था जिसमें मैं मानता हूँ कि काफ़ी आपको नॉलेज बढ़ाने की कोशिश मैंने की है। और इसमें पढ़ने के बाद हमको ये भी लगता है कि भाई एक फॉर्मूला एक साइड का याद कर ले, सेकंड साइड का भी याद हो जाता है। अब जैसे देखो लेसन नंबर 5 है, इसमें हमको मैग्नेटिज्म का गाउस लॉ पढ़ना ही है, जो लेसन हमने स्टार्ट किया है। और आपकी बुक में देखना एनसीईआरटी में, इसमें जो कंपेयर चार्ट है बच्चों, तो कंपेयर चार्ट में क्या है, हमको 5-6 चीजें दे रखी हैं उसने बुक में, किंतु अपन ने कितनी ली हैं? अपन ने तो लगभग सारी ही कवर कर ली हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, अपने साथियों से शेयर करें, और रियल में अपने साथियों को आप ये बता सकते हैं कि बहुत एक अच्छी चीज
बहुत एक अच्छा कंटेंट आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों से अपने नॉलेज को बेटा बांटें, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि विद्या ही एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।